welcome to my YouTube channel. So दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों, तो मैं अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आपकी थोड़ी सी मदद हो सकती है इन सब वीडियोस से। तो दोस्तों चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पिछली बार प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है जो कि 7 जनवरी थी उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाने का प्रॉमिस किया था। और आपकी अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो किया होगा तो उसमें आपको पता था कि लास्ट टाइम 27 दिसंबर को जब एक्यूज नहीं आया था तो एक्यूज की तरफ से उसकी वाइफ और एक एडवोकेट वहाँ पर था। तो उसके बाद जज ने 7 जनवरी की डेट दी हुई थी उनको आने के लिए, एक्यूज को लेकर आने के लिए। तो दोस्तों मैं वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि जी हाँ, इस बार 7 जनवरी को एक्यूज खुद आया हुआ था अपनी वाइफ के साथ और उनके एक एडवोकेट भी थे। तो दोस्तों उस पूरा का पूरा क्या हुआ था उस प्रोसेस में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, आप सबको जल्दी से जल्दी जितना मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आपको समझ आ सके। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी एक्यूज इस केस में चेक बाउंस के केस में अगर कभी भी कोई एक्यूज अदालत में आता है तो उसको अपनी ज़मानत लेनी पड़ती है, जिसको कि बेल कहते हैं। अगर आपके अगेंस्ट वारंट्स निकले हुए हैं तब भी आपको बेल करानी पड़ेगी, नहीं भी निकले तब भी आपको बेल करानी पड़ेगी। बेल के टाइम पे आपको कोई ना कोई लोकल श्योरिटी देनी पड़ती है, जिसमें जो कि एक अमाउंट की श्योरिटी होती है। इसका मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं कि वो श्योरिटी इसलिए होती है कि अदालत को कोई ना कोई ऐसी गारंटी चाहिए होती है कि जो आपके बारे में ये बता सके कि जी हाँ, ये बंदा मेरे को जानता है और ये हर हियरिंग में अदालत में आएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्यूज है वो भागने की कोशिश करे, कभी ना आना चाहे। तो जब अगर वो ऐसा करता है तो जो गारंटर होता है, जिसने गारंटी ली होती है बेल के टाइम पे, उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो भी इंसान होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एक्यूज को लेकर आए, अदरवाइज वो अकाउंटेबल होता है। तो दोस्तों नॉर्मली आपको पता है कि जुडिशरी में कितने सारे लूप होल्स होते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाते हैं कोर्ट के बाहर जो 500-1000 रुपये लेकर कह देते हैं कि जी हाँ, हम आपकी गारंटी ले लेंगे, हम आपको बेल में आपकी मदद कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। लेकिन दोस्तों क्या करें, अभी इसके साथ तो आपको अपना थोड़ा लक ही ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि अगर किस तरह से उनका क्या किसको लेकर आते हैं किसको नहीं लेकर आते हैं। तो जी हाँ, उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि जो हमारी लोकल कोर्ट है वहाँ से एक काफ़ी उम्र में काफ़ी बड़े थे एक अंकल, उनको बुलाया था उन्होंने। और उनके नाम पे जब श्योरिटी और उनकी श्योरिटी के बेसिस पे वो बेल लेने की कोशिश करने लगे, तो जज ने जब उनको देखा तो उन्होंने जज ने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि आप जो है एक्यूज को कैसे जानते हो। जैसे तैसे करके उन्होंने उसका आंसर दे दिया। लेकिन जज जो थी वो काफ़ी क्विक थी ये रियलाइज़ करने में कि जो इंसान बेल लेने के लिए खड़ा था वो 2 दिन पहले उसी कोर्ट में किसी और की बेल करा चुका है। तो जैसे ही जज को ये पता, जज के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि 2 दिन पहले तो ये सेम बंदे ने किसी और की बेल कराई है, तो जज को थोड़ा गुस्सा भी आ गया। उन्होंने उनसे कहा भी कि आपने तो 2 दिन पहले किसी और की बेल कराई है। तो फिर उनके साइड से जो वकील था वो कुछ भी उल्टी शुल्टी बातें करने लग गया कि नहीं मैडम, इनकी एक और प्रॉपर्टी है उसकी गारंटी दे रहे हैं। मैं तो जो जज थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहते कि मैं बेल नहीं एक्सेप्ट करूँगी, मैं बेल नहीं दूंगी, मैं बेल ग्रांट नहीं करूँगी अगर आप इनकी श्योरिटी देते हो, आप किसी और की श्योरिटी लेकर आइए। तो दोस्तों उसके बाद उनको काफ़ी हैसल हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए आधा पौना घंटा वो इधर उधर घूमते रहे। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनको फिर कोई और मिला नहीं, किसी और ने गारंटी लेने की कोई और गारंटर बना नहीं। तो फिर बाद में जो एक्यूज्ड है उसकी जो वाइफ है वो खुद एक एडवोकेट है पंजाब हरियाणा कोर्ट में। तो वो वहाँ पर जज के पास गई और उन्होंने उनको कहा कि मैडम, मैं अपनी गारंटी पे ही मैं अपनी तरफ से गारंटी दे सकती हूँ। तो जज ने कहा कि आप किस चीज़ की गारंटी देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 15 लाख की गाड़ी है, तो मैं उसकी आरसी सबमिट करा देती हूँ। तो जज ने फिर उनकी आरसी सबमिट की और उनको बेल दे दिया। और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है दोस्तों वो है 8 फरवरी, और जो कि अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद की डेट मिली है। तो दोस्तों अब आते हैं 143A की एप्लीकेशन पे, जो हमने उनको एप्लीकेशन दे रखी थी उस पर कंसिड्रेशन का क्या हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली मेरा भी यही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये चेक बाउंस का और मैंने केसेस करे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि 143 की जो एप्लीकेशन थी वो हमने 27 दिसंबर को दे दी थी। तो इस बार जज ने एक्यूज को साफ साफ कहा कि आपके पास 143 की एप्लीकेशन की कॉपी है कि नहीं है। तो एक्यूज और एक्यूज का जो लॉयर था उसने मना कर दिया कि हमारे पास कॉपी नहीं है। तो जज ने कहा कि ठीक है, आप 143A की जो एप्लीकेशन है उसकी कॉपी ले लीजिए एक। और एक्यूज ने फिर ये भी कहा कि मेरे पास तो कंप्लेंट की कॉपी भी नहीं है, कंप्लेंट की कॉपी भी हमने उनको फोटो स्टेट दे दी। तो उन्होंने फिर जज ने जाते जाते एक्यूज को ये कहा था कि अगर आप 8 फरवरी को आते हो तो जो चेक अमाउंट जो है 7 लाख का है, तो उसका जो 20% अमाउंट बनता है 1,40,000 वो लेकर आ जाइए, कोर्ट में डिपॉजिट करा दीजिए या अपना रिप्लाई फाइल कर दीजिए।
तो जो ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी कि या अपना रिप्लाई फाइल कर देने का मतलब क्या होता है। फिर मैंने अपने एडवोकेट से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इंसान के पास एक राइट है अपना रिप्लाई फाइल करने का किसी भी चीज़ के लिए। अगर किसी को हम कह रहे हैं कि आप इतने पैसे डिपॉजिट करिए और वो कुछ कहना चाह रहा है तो उसका भी एक राइट बनता है। तो सबने मुझे यही कहा कि अल्टीमेटली अगर वो रिप्लाई फाइल, ऑब्वियसली वो रिप्लाई ही फाइल करेंगे, एकदम से तो कोई पैसे देगा नहीं। तो फिर जज के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर वो उनको इंटरिम का जो है ऑर्डर है वो कब पास करेगी, क्योंकि अभी तो जज ने कह दिया उनको लाने के लिए, लेकिन वो ऑब्वियसली रिप्लाई ही लेकर आएंगे और यही कहेंगे कि हमारा ये है, हमारा केस एकदम क्लीन है, ये हमें फंसाया जा रहा है, चेक चोरी हो गए हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूँ 143A का जो लॉ है वो एकदम क्लियर है। उसमें साफ साफ लिखा गया जब एक्यूज्ड अपनी लाइबिलिटी से मना करता है तो उसको 143A के अकॉर्डिंग 20% ऑफ द अमाउंट जो है वो कोर्ट में सबमिट कराना पड़ता है, जो कि कंप्लेनेंट को दिया जाता है बाद में। उसके लिए 60 डेज़ का टाइम मिलता है। तो अगर वो 7 फरवरी को अपना रिप्लाई फाइल करते हैं और अगर हमारे जज जो हैं वो उनको इंटरिम का ऑर्डर फिर भी कर देते हैं उनके रिप्लाई के बाद भी, उसको देखने के बाद भी, तो उसके बाद उनको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा और वो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंडेबल अप टू 30 मोर डेज़। तो मतलब 90 दिन तक का टाइम मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। तो दोस्तों अभी तक मुझे खुद नहीं पता कि इंटरिम कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन मैं काफ़ी होपफुल हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो लॉ है वो साफ साफ है। तो अगर वो रिप्लाई भी लेकर आते हैं तो और ये सब कहते हैं कि हम इनोसेंट है, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने आपको अपने वीडियोस में बहुत सारे जजमेंट्स भी शेयर करे हुए हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 143A के अकॉर्डिंग इंटरिम कॉम्पनसेशन जो है वो आपका राइट है, उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स के वीडियो भी बनाऊंगा अभी 1-2 दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरिम कॉम्पनसेशन को लेकर या चेक बाउंस के केसेस को लेकर, और बहुत सारे लोगों का जो है वो लॉयर्स को लेकर काफ़ी सवाल हैं। बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो इंटरिम कॉम्पनसेशन के रूल को लेकर है। तो दोस्तों मैं इस रूल को एक बार दोबारा आपको समझा दूंगा अलग वीडियो में, अलग क्वेश्चन आंसर्स का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है, क्या हो सकता है, क्यों आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ मैं एक इन्फॉर्मेशन के एक पर्पज़ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कि कोर्ट में लॉयर कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जितना मर्जी समझा लो, अगर कोई लॉयर ने कुछ नहीं बोलना होगा तो वो नहीं बोलेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस टाइम पे अपने आप को जज के सामने प्रेजेंट करने की, और आप अपने केस को खुद भी हैंडल कर सकते हैं उस टाइम पे। अगर आपको लगता है कि आपके लॉयर कोई चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे बोलने की। इस तरह की चीज़ों से मत डरिए कि जजेस क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसे तो आपके फंसे हैं तो आप ही को सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वो काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी, उसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स के ही बारे में बात करूंगा जो लोग नॉर्मली पूछ रहे हैं वीडियोज़ में, कमेंट्स में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको कंटेंट पसंद आए। थैंक यू सो मच।